हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम बहुत जल्द एक बहुत प्यारी सुंदर कहानी लेके आने वाले हैं जिसका नाम है बंधन है प्यार का, ए सोल्जर लव स्टोरी। इस कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के करोल बाग से। एक बड़ा सा घर जो बाहर से जितना खूबसूरत था अंदर से उतना ही अच्छा था। हर चीज़ को सलीके से सजाई गई थी, जैसे किसी ने बड़े ही जतन से उस घर को सजाया और अपनी दुनिया वहाँ बसाई हो। गेट के अंदर जाते हुए बड़ा सा लिविंग रूम था जहाँ सोफ़ा सेट और उसके सामने टीवी लगा हुआ था। बाईं तरफ डाइनिंग एरिया था और दाईं तरफ ओपन किचन था। उस घर के लिविंग रूम के सोफे पर अभी एक आदमी बैठा हुआ था। लगभग 40 से 45 के आसपास की उम्र होगी उनकी। आंखों पर चश्मे का पहरा था और वो अंकल न्यूज़पेपर में घुसे हुए थे। किचन में एक महिला खड़ी थी जो बड़े देर से खिसियाई हुई सी उन्हें देखे जा रही थी और अपने काम भी कर रही थी और उन्हें देखकर अपना खून भी फूंक रही थी। जब अंकल काफ़ी देर तक न्यूज़पेपर में अपनी नजरें गड़ाए बैठे रहे तो आंटी ने बाहर आते हुए उनको देखकर गुस्सा करते हुए कहा, आपको किसी चीज़ की टेंशन होती भी है या नहीं? आज बेटी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं और आप इस तरह बैठे हैं जैसे आपको कोई फिक्र ही नहीं है। बात सुनकर अंकल ने अब कहीं अपनी नज़रों को न्यूज़पेपर से हटाया और उन्हें देखने लगे। आंटी उनके यूं ही चुप्पी साधे हुए उन्हें देखने पर और भी ज़्यादा चिढ़ गई। उन्होंने वहाँ से जाते हुए ही कहा, जैसे बाप वैसे ही बच्चे हो गए हैं। यहाँ किसी को किसी बात की फिक्र ही नहीं है। वो वहाँ आपकी लाडली कुंभकर्ण की तरह सोने में लगी हुई है। तीनों बाप बेटे बेटी मिलकर मुझे परेशान करने में लगे रहते हैं। वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही उनके कानों में एक ठहरी हुई सी आवाज़ पड़ी, भाग्यवान, पहले बता तो दीजिए कि आज किस बात पर आप हमें और हमारे बच्चों को कोस रही हैं। उनकी बात सुनकर आंटी ने बड़बड़ाते हुए कहा, बस यही रह गया है। आप बाप बेटी मिलकर हमें तंग करते रहिए और जब हम शिकायत करें तो ऐसा लगता है जैसे कितने मासूम से हैं, कुछ पता ही नहीं है। पर हमें सब पता है, आप सब जानबूझकर करते हैं। बैठे रहिए यूं ही, हम तो अपने नसीब में ही लिखवा के आए हैं। तभी आप बाप बेटे की जोड़ी हमें इतना परेशान करते रहते हैं। आप है कुछ करते नहीं है और बेटी है कि कुछ समझती नहीं है। बताओ भला, ये कोई वक्त है सोने का? कुंभकर्ण की तरह 12-12 बजे तक सोती रहती है। जिम्मेदारी की तो कोई चीज़ ही नहीं है आपके और आपकी बेटी के अंदर। बस हम अकेले ही भी ये सब सोचकर परेशान होते रहते हैं। अब आपकी लाडली को उठाने भी हमें ही जाना पड़ेगा, वरना यहाँ लड़के वाले घर आ जाएंगे और आपकी लाडली बिटिया रानी की आंखें ही नहीं खुलेगी। इतना कहकर वो बड़बड़ाते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। बेचारे अंकल तो बस देखते ही रह गए। फिर उन्होंने सब बातों को परे झटका और वापस न्यूज़पेपर लेकर बैठ गए। वो आंटी बड़बड़ाते हुए सीढ़ियों से दूसरी तरफ वाले कमरे में पहुंची तो दरवाज़ा खुला देखकर वो सीधा गुस्से से अंदर चली गई। अंदर बेड पर एक 23-24 साल की लड़की चादर में लिपटी हुई उल्टी पड़ी हुई थी। चेहरा गेट की तरफ घुमाया हुआ था। गोरा रंग, अद्भुत रूप, सौंदर्य, आकर्षक नैन नकश, जैसे महादेव ने अपनी सारी कला से इसके रूप को बनाया हो। किसी दूसरी दुनिया से आई सुंदर सी अप्सरा लग रही थी वो। देखकर ही लग रहा था जैसे गहरी नींद में हो। गुलाब की पंखुड़ियों से कोमल कोमल पतले करीने से तराशे गए लब, आंखें अभी बंद थी। उसे देखकर आंटी ने अपना सर पीट लिया, फिर गुस्से से उसके पास चली गई और उसे जगाते हुए बोली, गोरी, उठिए, ये कोई वक्त है सोने का? चलिए जल्दी उठिए, वक्त नहीं है अब। ये कहते हुए उन्होंने उसके ऊपर से चादर को हटाना चाहा। लड़की ने अपने चेहरे को चादर से ढकते हुए कहा, सोने दीजिए ना माँ, सारे हफ्ते तो काम ही करते रहते हैं। एक संडे का ही तो दिन होता है जिसमें हमें आराम मिलता है और आप हमें उसमें भी सोने नहीं देती। ये कहते हुए वो वापस सो गई तो अब आंटी ने अपना सर पीट लिया। एक बार फिर उन्होंने गोरी को हिलाते हुए कहा, गोरी बेटा जल्दी उठिए, कुछ ही देर में लड़के वाले आते ही होंगे और आप है कि अभी तक सो रही है।
उनके इतना कहते ही गोरी एकदम से उठकर बैठ गई। उसने अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करके उन्हें देखते हुए हैरानी से कहा, क्या कहा आपने? कौन आ रहा है? उसकी बात सुनकर आंटी ने प्यार से उसके गाल को छूते हुए कहा, हमारी लाडो को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, बस कुछ ही देर में आ जाएंगे। अब आप उठ गई हैं तो तैयार हो जाइए। उन्होंने तो बड़े आराम से ये बात कही, पर उनकी बात सुनकर गोरी के चेहरे का रंग ही उड़ गया। उसने उनके हाथ को हटाते हुए नाराज़गी से कहा, क्यों आ रही हैं वो? मैंने आपको साफ साफ कहा था ना, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। और कोई मुझे क्यों देखने आएगा? मैं क्या कोई सामान हूँ जो आप मुझे बेचना चाहते हैं? और लड़के वाले आकर मुझे देखेंगे, जैसे सामान खरीदने से पहले उन्हें चेक किया जाता है। सब ठीक लगे तो खरीद लो, और ना लगे तो चलो कहीं और किसी को देखने। मैंने आपसे पहले ही कहा था, मुझे इन सब झंझटों में नहीं पड़ना है। बेकार में मुझे तंग करने के लिए आपने उन्हें बुलाया है, तो अब आपने मेरी बिना मर्जी के उन्हें बुलाया है, तो इस झंझट से खुद ही निकलिए। मैं नहीं जाने वाली किसी के सामने। मैं तो आज जी भर कर सोने वाली हूँ। इतना कहकर वो वापस पड़ गई और खुद को मुंह तक ढक दिया। आंटी ने अब फिर से अपना सर पकड़ लिया और फिर उसके ऊपर से चादर हटाते हुए बोली, लाडो, ये कैसी जिद है? वो आपको देखने आ रहे हैं और आप है कि सोने में लगी है? हाँ तो संडे है तो मैं तो सोऊंगी। वैसे भी मैंने तो साफ साफ मना किया था ना कि नहीं करनी मुझे शादी, पर आप ही मेरे पीछे पड़ी हुई है। आपने उन्हें मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर बुलाया है और अब आप ही भुगतिए इस मुसीबत को। मैं आपका साथ नहीं देने वाली, गोरी ने जिद करते हुए कहा और चादर को कस के पकड़ लिया। आंटी ने अब हल्की सख्ती से और गुस्से से कहा, हाँ मत कीजिए शादी। सारी उम्र हमारे सर पर बैठी रहिए। दुनिया में ऐसी कौन सी लड़की है जो शादी नहीं करती? इतना अच्छा घर परिवार है, लड़का इतना अच्छा है कि चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, और आप है अपनी बेकार की जिद पकड़े बैठी है। आपको पहले शादी नहीं करनी थी, अपने पैरों पर खड़ा होना था, तो हमने भी आपको कभी मना नहीं किया। आपने जो चाहा वो करने दिया, पर अब आप हमारी दी छूट का गलत फ़ायदा उठा रही हैं गोरी। 25 की होने वाली है। अगर अब भी तुम्हारा ब्याह नहीं करेंगे तो कब करेंगे? इतना अच्छा लड़का मिला है, मयंक के ससुराल से है, एक बार देख तो लीजिए। अगर आप यूं ही सोती रहेंगी तो हम क्या कहेंगे उन्हें? उनकी बात सुनकर गौरी ने अंदर से ही कहा, आप चाहे कुछ भी कहिए, पर मैं नहीं जाने वाली किसी के सामने। मुझे नहीं करनी है शादी वादी, मैं ऐसे ही बहुत खुश हूँ। उसकी बात सुनकर आंटी और भी ज़्यादा गुस्से में आ गई, पर वो कुछ कहती उससे पहले ही उनकी नज़र गेट पर खड़े लड़के पर चली गई। लड़के की उम्र भी 27-28 साल के आसपास होगी। लड़की की तरह गोरा रंग, लंबी हाइट, कमाल की बॉडी और उस पर हैंडसम सा चेहरा, लड़के के जैसे ही आकर्षक। लड़के ने उन्हें देखकर अपनी पलकें झपका दी तो आंटी ने अपने जबड़े भींच लिए और बिना कुछ कहे जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। गेट के पास पहुंचकर धीरे से कहा, समझा लीजिए अपनी लाडली बहन को, हमारी तो सुनती नहीं है। आपने और आपके पापा ने मिलकर सर पर चढ़ाया हुआ है, तो अब आप ही समझाइए इन्हें, वरना अगर हम समझाने पर आए तो आप और आपके पापा दोनों को ही अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने हल्के गुस्से से गौरी को घूरा। उनकी बात सुनकर लड़के ने मुस्कुरा कर कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे समझा देता हूँ, वो मान जाएगी, यही अच्छा होगा उनके लिए। आंटी लगभग उन्हें चेताते हुए वहाँ से निकल गई। उनकी बात सुनकर लड़के ने कुछ नहीं कहा। आंटी भी गुस्से से नीचे चली गई। अब वो लड़का गौरी की तरफ बढ़ गया। उसके पास जाकर उसने उसके ऊपर से चादर हटाते हुए कहा, गुड़िया, ये क्या जिद किए बैठी हो? लड़के वाले आते ही होंगे और आप है
कि अभी तक सो रही है? चलो उठकर तैयार हो जाओ। उसकी आवाज़ सुनकर लड़की ने चादर से अपना चेहरा बाहर निकालते हुए उसको देखा और उसकी बात सुनकर मुंह सुझाकर बोली, भैया आप भी माँ का साथ देने लगे। मुझे नहीं करनी शादी वादी। आप सब समझते क्यों नहीं? मुझे नहीं करनी है ये शादी। मुझे अपनी सारी ज़िंदगी यूं ही आप सबके साथ, अपने परिवार के साथ रहना है। उसकी बात सुनकर लड़के ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, चलो ठीक है, कोई तुम्हें फोर्स नहीं करेगा। अगर तुम्हें लड़का और उसका परिवार पसंद आए तभी हाँ करना। मिल तो लो। मुझे शादी नहीं करनी भैया, गौरी ने भारी गले से कहा। उसकी आंखों में आंसू भर गए थे जो अब उसके गाल को भिगोने लगे थे। उसको रोता देख लड़के ने उसके आंसुओं को साफ करते हुए कहा, पागल लड़की, इसमें रोने वाली क्या बात है? हम आज ही थोड़ी तुम्हें विदा कर रहे हैं। बस लड़के वाले ही तो आ रहे हैं तुम्हें देखने। गौरी ने नम आंखों से उसे देखते हुए कहा, मुझे शादी नहीं करनी भैया, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ। मुझे नहीं जाना किसी और के घर। मुझे हमेशा अपने घर, अपने परिवार के साथ ही रहना है। उसकी बात सुनकर मयंक ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, इसमें उदास होने या रोने की क्या बात है? अभी तो बस देखने आ रहे हैं। अगर बात पक्की हुई तब भी पहले लड़के को देखेंगे, सगाई होगी, उसके बाद जाकर कहीं शादी तक बात पहुंचेगी। अगर बात पक्की होती है तो मेरी शादी से पहले तेरी सगाई करा देंगे। शादी तो बाद में होगी। पता है, जहाँ तक मैंने कीर्ति से बात की है, लड़का बहुत अच्छा है। मुझे वो तुम्हारे लिए पसंद है। हाँ, अभी मिले नहीं हैं, पर तस्वीर देखी है मैंने। ऐसा लगता है जैसे महादेव ने तुम्हें और उन्हें एक दूसरे के लिए ही बनाया है। पता है क्या नाम है लड़के का? गौरी ने बस नाम में सर हिला दिया तो मयंक ने मुस्कुराकर कहा, शिवांश सिंह राठौर नाम है उनका। मैंने तुम्हें उनकी फ़ोटो भेजी थी पर लगता है तुमने देखी नहीं। रुको मैं दिखाता हूँ। इतना कहकर उसने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाला और गैलरी में फ़ोटो ढूंढने के बाद स्क्रीन उसकी तरफ घुमाकर मुस्कुराकर कहा, लो देखो, उसके बाद बताना कि तुम्हें शादी करनी है या नहीं। गौरी कुछ देर सोचती रही, फिर उसने फ़ोन अपने हाथ में लिया। जैसे ही उसकी नज़र स्क्रीन पर पड़ी तो उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसने हैरानी से कहा, ये है लड़का? तो दोस्तों, ये था हमारी कहानी का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने गौरी से मिलाया और उसके परिवार से। गौरी ने लड़के की फ़ोटो देखी और वो हैरानी से बोली कि क्या ये है लड़का? इस बात से आपको क्या लगता है? क्या लड़की शिवांश सिंह राठौर को पहले से जानती है? क्या उसको शिवांश सिंह राठौर पसंद आए? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताना।